स्टूडेंट्स, आज हम लोग थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे। तो थर्ड एप्लीकेशन क्या है, जस्ट पढ़ के बता देता हूँ। टू फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड यूनिट, डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ कांस्टेंट इन ए फिजिकल रिलेशन। ठीक है, चलो डायरेक्टली मैं एग्जांपल से शुरू करता हूँ, आपको समझ में आ ही जाएगा जैसे जैसे मैं एग्जांपल कराते जाऊंगा। तो पहला एग्जांपल हो गया, फाइंड द डायमेंशन ऑफ जी। हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का डायमेंशन निकालना है। पहली बात, कांस्टेंट बोला है ना, तो हर इक्वेशन में कभी ना कभी कोई एक कांस्टेंट कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। जैसे F इक्वल टू एम में कांस्टेंट नहीं है, और रेदर वी कैन से F इक्वल टू एम में कांस्टेंट 1 है। तो या तो आप नहीं है बोलो या तो आप 1 बोल दो, बात एक ही है। लेकिन कुछ कुछ इक्वेशन में कांस्टेंट होता है, विच इज जी है। जी है, और आपने ये वाला फॉर्मूला पहले भी आप लोग देख चुके हो, F इक्वल टू gm1m2/r²। तो जी का क्या डायमेंशन होगा, निकालते हैं। देखो, निकालने का तरीका एकदम सिंपल है। इक्वेशन में जी को एक साइड लो और बाकी सबको एक साइड कर दो, तो FR² डिवाइडेड बाई m1m2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इन सब का डायमेंशन लिख लेंगे। अच्छा, इन सब का डायमेंशन लिखेंगे, बीच में इक्वल टू साइन है कि नहीं, और लास्ट क्लास में पढ़ाया था बीच में इक्वल टू साइन होगा तो इस तरफ का डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू इस तरफ का डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ जी मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स डायमेंशन ऑफ r² डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ m1 डिवाइडेड इनटू डायमेंशन ऑफ m2। ठीक है। अच्छा, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बेटा, mlt-2। ये तो बेटा मैं बताया था कि याद होना चाहिए। रेडियस का डायमेंशन क्या होता है, अच्छा रेडियस सॉरी डिस्टेंस, r इज द डिस्टेंस बिटवीन। मैं थोड़ा बहुत फॉर्मूला को आपको बता देता हूँ क्या होता है। ये पॉइंट मासेस है दो, m1 m2, इनके बीच का डिस्टेंस अगर r है तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है, म्यूचुअल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। वो जो लगता है उसका फॉर्मूला gm1m2/r² आता है। r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये सब तुम लोगों को खैर पता ही होगा, मैं बता दे रहा हूँ जस्ट इन केस। r क्या होता है, डिस्टेंस, तो r² क्या हो जाएगा बेटा, l² डिवाइडेड बाई m1 क्या है, मास, तो ये भी क्या हो जाएगा m। m2 भी क्या है, मास, ये भी क्या हो जाएगा m। तो एक बात बताओ, ऊपर क्या बचा, एक m गया, ये m ऊपर आके क्या हो जाएगा, m-1, l² कितना हो गया बेटा, l³ t-2। तो ये आपका डायमेंशन ऑफ क्या हो गया बेटा, डायमेंशन ऑफ जी आ गया। अब हमें डायमेंशन हमने निकाल दिया, इस सवाल में डायमेंशन बोला है। मान लो मैंने सवाल को और बढ़ा दिया, एंड यूनिट MKS एंड CGS दोनों निकालने बोल दिया। मान लो सवाल दे दिया कि डायमेंशन भी निकालने बोला, यूनिट भी निकालने बोला। अब कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं MKS में लिखूंगा तो बेटा मास की जगह क्या आ जाएगा, मास की जगह आ जाएगा kg-1। l³ की जगह क्या आ जाएगा बेटा आपका, मीटर³। टाइम की जगह क्या आ जाएगा, सेकंड-2। CGS में क्या आ जाएगा बेटा, खुद लिखो, ग्राम। चैप्टर एकदम सिंपल है, चैप्टर में कुछ नहीं है, सिंपल है। CGS आ गया, बस क्या कठिन है इसमें। ठीक है, आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो पॉज करो और नोट डाउन कर लो। तो अब मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क ही दे रहा हूं, आप लोग ये वाला खुद से करो। ठीक है, फाइंड डायमेंशन एंड यूनिट, दोनों यूनिट लिख देना, CGS MKS दोनों लिख देना। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफ ईटा, इसको ईटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईटा। इसको लिखोगे कैसे, एन लिखा है ना, बस एन को थोड़ा स्टाइलिश में लिखना है और नीचे की तरफ खींच के ऐसा कर देना है। तो ये क्या हो गया, ईटा। समझ में आए, स्मॉल एन लिखो और नीचे की तरफ खींच दो, उसको ईटा कहते हैं। ठीक है, ईटा क्या होता है वो वैसे भी आपको पता चलेगा आगे। तो बेटा एक फोर्स का फॉर्मूला आता है, F = 6 पाई ईटा RV। ठीक है, ये जो ईटा होती है ना, इसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बिल्कुल घबराने का जरूरत नहीं है, ये वैसे भी आपके सिलेबस में है ये फॉर्मूला जब आएगा, ये फॉर्मूला आएगा फ्लूइड वाले चैप्टर में, जो आपको मैं करीब करीब पढ़ाऊंगा दिसंबर या जनवरी में। जब वो चैप्टर जनवरी के स्टार्टिंग में, दिसंबर के एंड में वो चैप्टर हम पढ़ाते हैं, तो वो चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपका बेसिकली ये वाला फॉर्मूला आपका आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है क्या, मैं बता देता हूँ अभी। पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे, टेंशन मत लो, दिसंबर जनवरी में। अभी बस हमको क्या निकालना है, ये जो ईटा है इसका डायमेंशन निकालना है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है, फोर्स है, ये लिखते जाओ, फोर्स R इज द रेडियस ऑफ द बॉडी एंड V इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी।
ठीक है, चलो तो ईटा इक्वल टू क्या आ गया बेटा, एफ डिवाइडेड बाई 6 पाई RB। ठीक है, होमवर्क क्या मैं सॉल्व भी करा देता हूँ, ठीक है, क्या होमवर्क खुद ही कोई बड़ी बात नहीं है। MLT -2, 6 पाई कॉन्स्टेंट है, नो यूनिट, रेडियस क्या हो गया L, वेलोसिटी क्या हो गया बेटा LT -1। ठीक है, एक L गया, ML -1 T -1, -2 -1, एक बचेगा -1। ठीक है बेटा, अब इसका यूनिट भी आप लिख सकते हो kg मीटर पर सेकेंड या kg पर मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या हो जाएगा kg मीटर -1 सेकेंड -1 या ग्राम सेंटीमीटर -1 सेकेंड -1। कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम आसान सी चीज है। ये हो गया MCAS, ये हो गया CGS। आप लोगों को बेटा ये सब आनी चाहिए, बिल्कुल भी कठिन चीज नहीं है, सिंपल सी चीज है। ठीक है, और ये वाला टेक्निक बहुत आगे मतलब बहुत बार यूज होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट। इसको कैसे लिखोगे, देखो कैपिटल ई लिखते हैं ना, कैपिटल ई के सामने स्ट्रेट डंडा होता है, स्ट्रेट डंडा नहीं है ऐसा, या आप सी लिख के बीच में एक लाइन दे दो, उसे कहते हैं एप्सिलॉन। क्या कहते हैं उसे, एप्सिलॉन। मैं बताता हूँ क्या कहते हैं उसको, EPSILON, एप्सिलॉन। और नीचे अगर कोई डॉट लग गया तो उसको हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नीचे अगर डॉट एक मतलब जीरो टाइप का लग गया तो उसे हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका मीनिंग होता है बेटा परमिटिविटी। बिल्कुल घबराने का जरूरत है ही नहीं, ये क्लास 12 में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्या होती है इसकी मीनिंग, कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ पढ़ाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R²। फिर F इज द फोर्स, लिखते जाओ, F फोर्स है, R इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस एंड Q1 Q2 इज द चार्ज। दीज आर चार्जेस, एक्चुअली दो चार्ज है। ठीक है, तो चलो भैया हम एप्सिलॉन नॉट का निकालने की कोशिश करते हैं। एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ लेके आ जाओ, तो क्या F इस तरफ चले जाएगा, समझ में? अच्छा, Q याद है चार्ज का डायमेंशन, चार्ज इक्वल टू करंट, चार्ज बाई टाइम इक्वल टू करंट था कि नहीं, तो चार्ज इक्वल टू क्या हो गया, करंट इनटू टाइम। करंट क्या होता है बेटा, समझ में आया कि नहीं, AT। कोई भी डाउट? ठीक है, चलो तो Q1 Q2 क्या हो जाएगा, AT। Q2 का भी डायमेंशन क्या हो गया बेटा, AT। फोर्स क्या, 4 पाई डायमेंशनलेस क्वांटिटी, फोर्स क्या है बेटा, MLT -2। R क्या है आपका, L²। सॉल्व हो जाएगा कि नहीं, कोई बड़ी बात है, तभी मैं करा के दे देता हूं। ऊपर बचेगा A² M-1 L³ ऊपर जाके L-3 और आपका P⁴। समझ में आया बेटा? अब इसका आप MCAS CGS यूनिट दोनों लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, एक और चीज, नाम क्या है, वो तो कोई बड़ी बात है नहीं, कर ही सकते हो इसमें, क्या ही बताऊं मैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका, अच्छा एक अगर डाउट आपको लगता है कि एम्पियर का, ये करंट का डायमेंशन एम्पियर है ना, तो उसका CGS यूनिट क्या होगा, करंट का बेटा कोई बात नहीं, आप हमेशा एम्पियर यूज करो। करंट का हम लोग CGS MCAS कोई सिस्टम यूज नहीं करते, क्योंकि CGS MCAS जो चीज है ना बेटा, अच्छे से देख, C stands for what, सेंटीमीटर, G stands for what, ग्राम, S stands for सेकंड। एम्पियर करंट की तो बात ही नहीं की गई है। अच्छे से देखोगे CGS और MCAS जो यूनिट हमने यूज की है, ये किसके लिए यूज की है, मास के लिए, लेंथ के लिए और टाइम के लिए। देख, C क्या है, सेंटीमीटर, तो लेंथ का आ गया, G क्या है, ग्राम, मास का आ गया, सेकंड टाइम का आ गया, MCAS क्या है, मीटर, लेंथ का आ गया, K क्या है, किलोग्राम, मास का आ गया, S क्या आ गया, सेकंड टाइम का आ गया। तो CGS MCAS बेटा किस चीज का यूनिट होता है, वो मास, लेंथ और टाइम का। और मास, लेंथ और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, जबकि एम्पियर एक और फंडामेंटल क्वांटिटी, वो अलग है। तो उसके लिए कोई CGS MCAS कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग हमेशा उसके लिए क्या यूज करेंगे, एम्पियर यूज करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आया कि नहीं बेटा? बिल्कुल कोई डाउट होना नहीं चाहिए। वीडियो पॉज करो, लिख लो, ठीक है, मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ।
अगला हो गया, देखो आज का वीडियो शायद थोड़ा बोरिंग लग सकता है, मैं एक ही बार में सारे मतलब आपको करा देता हूँ ताकि अब आप लोग के ऊपर है, ठीक है। आप लोग को जैसे ही मैं बोर्ड में क्वेश्चन लिखूंगा ना, जैसे ही मैं बोर्ड में क्वेश्चन लिखूंगा आप लोग वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। एच हो गया आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, अगेन क्लास 12th में मिलेगा, बिल्कुल घबराने का जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट क्लास 12 में मिलेगा, ठीक है। लैम्डा होता है बेटा वेवलेंथ, ये आपको शायद पता ही होगा, लैम्डा होता है वेवलेंथ, एच हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, एम हो गया मास, वी हो गया वेलोसिटी, ठीक है। तो लैम्डा क्या होगा बेटा आपका, लैम्डा क्या हो गया, आप सॉरी अपने को क्या निकालना है, एच का निकालना है ना, तो एच हो गया आपका लैम्डा एम वी। लैम्डा क्या होता है बेटा वेवलेंथ, तो वेवलेंथ भी तो लेंथ है, तो एल आ गया, एम के लिए आ गया मास, वेलोसिटी क्या आ गया बेटा एल टी माइनस 1, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, ये हो गया आपका। अब बेटा इसका यूनिट लिख सकते हो ना बेटा, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जैसा लिखना है लिख लो यार, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी वो क्या है, वो होता है बेटा कप्पा, के बोल सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, के ही बोल दो उसको। एक्चुअली में किताबों में बोला गया है कप्पा, कप्पा मतलब के ए पी पी ए, के ए पी पी। जैसे बेटा ये सब लैटिन में हो गया ना, आप ये अल्फा बीटा गामा थीटा, ये सब पूरा बहुत लंबा एक उनका वो है भाई, पूरा मतलब पैराग्राफ बन जाता है शब्दों से। तो उन्हीं सब शब्दों को यूज करके हम फिजिक्स में यूज करते हैं। फिजिक्स में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बेटा हम जो एबीसीडी यूज करते हैं वो ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, कुछ तो नया शब्द लाना पड़ेगा। तो ये सब लेके आ गए, अल्फा बीटा गामा थीटा कप्पा ईटा म्यू न्यू, बहुत सारे टर्म्स आएंगे बेटा 11th का फिजिक्स, मतलब लिटरली आपको रोमन लैटिन सारे लैंग्वेज मतलब जितना शब्द है ना वो सारे आपको मिल जाएंगे। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे मिलेंगे, एक साथ में नहीं मिलेंगे, बिल्कुल टाइम दिया जाएगा पढ़ने का, 2 साल का टाइम होता है बेटा 11th-12th, ठीक है। 11th-12th को एक ही क्लास ऐसा कंसिडर करो, एक ही क्लास ऐसा कंसिडर करो, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि 11 अलग है 12 अलग है, कि सर बहुत बच्चे ये होते हैं कि सोचते हैं कि पढ़ेंगे सर 12th में पढ़ेंगे 11 में क्या ही पढ़े, ठीक है बेटा। ऐसा अगर मेंटेलिटी आपने ले लिया तो एक बात समझ लेना, आज मैं मतलब डायरेक्टली वीडियो में बोल रहा हूँ ताकि एडिट भी ना कर सकूँ, ठीक है, कि जो बच्चा 11 में नहीं पढ़ा है ना बेटा 12th में कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए 11 में स्टार्टिंग से ही मन लगा के पढ़ना है, ठीक है। चलो समझते हैं, ये आपको मिलेगा क्लास 11 में थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स सॉरी हीट ट्रांसफर में, हीट ट्रांसफर में आपको मिलेगा। थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर सिमिलर चैप्टर है, इसलिए थोड़ा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है अपने को भी, हीट ट्रांसफर चैप्टर में मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा टर्म क्या क्या है, ये इसको पूरा समझाएंगे कब, हीट ट्रांसफर में अच्छे से समझाएंगे। अभी फॉर्मूला समझ के करोगे भी क्या, अपने को बस क्या निकालना है, ये कप्पा या के, आपको जो बोलना है बोलो, ठीक है। इसका डायमेंशन अपने को निकालना है। चलो पहले समझा देता हूँ ये क्या है, ये हो गया आपका हीट, ये हो गया टाइम, एक्चुअली टाइम नहीं है, चेंज इन हीट है ये, डेल्टा है ना, डेल्टा डेल्टा टी क्या हो गया, चेंज इन टाइम है, लेकिन अभी के लिए बस ऐसा ही लिख रहा हूँ। कैपिटल टी हो गया चेंज इन टेम्परेचर, ए हो गया आपका एरिया, ए हो गया आपका एरिया, एल हो गया आपका लेंथ, ठीक है। आपको क्या निकालना है, कप्पा का निकालना है, आप वीडियो पॉज करके खुद से निकालने की कोशिश करो, आंसर आया तो चेक कर लेना यहाँ पर। चलो आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा कुछ बच्चों ने। तो के का जो वैल्यू आएगा या कप्पा का वैल्यू आएगा क्या आएगा बेटा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एल ए डेल्टा टी। समझ में आया कि नहीं, एल बाहर गया, ए नीचे गया और डेल्टा टी भी नीचे गया। डेल्टा टी डेल्टा क्यू क्या है बेटा, हीट, ठीक है। तो के का जो डायमेंशन होगा बस सबको थर्ड ब्रैकेट में है तो हीट का डायमेंशन। अच्छा सर हीट का डायमेंशन तो मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं बेटा, हीट क्या होती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हर एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा सेम। एनर्जी क्या होती है वर्क, और वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एनर्जी, ऐसे देख, हीट एनर्जी का डायमेंशन एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन वर्क, और वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्यू में मैं क्या लिखूंगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एमएलटी माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या ये चीज समझ में आया, क्या ये चीज समझ में आया, समझ में आया। तो डेल्टा क्यू आ गया,
एल आपका लेंथ में एक और लेंथ, डेल्टा टी टाइम बेटा आपको क्या हो गया, टाइम सेकंड, ए क्या हो गया, एरिया, एरिया क्या होता है बेटा एल स्क्वायर। नेक्स्ट डेल्टा टी क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर, वो हो गया बेटा आपका के। बस आ गया, देखो अच्छे से देख, एल स्क्वायर कैंसल, सिंपली क्या बचा, ऊपर बचा MLT -2 ऊपर बचा, ये एल स्क्वायर के ऊपर आया K-1 और T ऊपर गया माइनस। ठीक है बेटा, अब इसका CGS MKS यूनिट जो लिखना है लिख लो, मैं एक लिख के बता देता हूँ। CGS में लिख लोगे kg, सॉरी MKS में लिखोगे kg मीटर पर सेकंड क्यूब केल्विन। ठीक है, ये हो गया आपका MKS। CGS में क्या लिखोगे, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड माइनस क्यूब केल्विन। ठीक है, बहुत सारी किताबों में केल्विन भी लिखा रहता है, बहुत सारी किताबों में डिग्री भी लिखा रहता है, कोई फर्क उससे पड़ता है नहीं। ठीक है, कोई से फर्क पड़ता नहीं, क्यों फर्क नहीं पड़ता, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, खुद से देख। डेल्टा टी लिखा हुआ है यानी चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा एक बार बता, 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज करूं या 1 केल्विन का चेंज करूं, कोई डिफरेंस है क्या? मैं अगर ऐसा मान ले 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस में लेके जाता हूं, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस, या मैं 273 केल्विन से 274 केल्विन लेके जाता हूँ, इस फर्स्ट प्रोसेस और सेकंड प्रोसेस में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, 1 केल्विन। तो बेटा चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर 1 केल्विन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 1 केल्विन, मैं ये बोल रहा हूँ चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन। तो यहाँ पे हमने डेल्टा टी यूज किया, अच्छी से टी यूज नहीं किया, टेम्परेचर यूज नहीं किया, चेंज इन टेम्परेचर यूज किया। तो चेंज इन टेम्परेचर आप केल्विन में करो, डिग्री सेल्सियस में करो, बात एक ही है। तो कुछ कुछ किताबों में केल्विन दिया होगा, कुछ कुछ किताबों में डिग्री सेल्सियस दिया होगा, जवाब सेम है, कोई गलती नहीं। समझ में आया कि नहीं बेटा? चलो मिटाते हैं। अब जो लास्ट में बताने जा रहा हूं आपको, लास्ट जो बताने जा रहा हूं वो हो गया आपका, ये बहुत काम आने वाला है भैया केमिस्ट्री में, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हालांकि ये भी हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, बिल्कुल घबराने का जरूरत नहीं है। सुना होगा PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT। तो P क्या है बेटा, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर। तो बेटा R का अगर निकालना है तो क्या हो गया, ये PV बाई NT। प्रेशर का डायमेंशन कैसे आएगा बेटा, प्रेशर होता है बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया। मैंने क्या बताया था, फोर्स का याद रहना ही चाहिए, MLT -2, एरिया क्या है L स्क्वायर, ऊपर जाके क्या हो जाएगा L-1, तो ML -1T -2। समझ में आया कि नहीं? वॉल्यूम क्या होता है बेटा आपका L³ डिवाइडेड बाई N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अब बोलोगे सर नंबर ऑफ मोल तो नंबर है, वो तो डायमेंशन लेसन, नहीं बेटा गलत कर रहे हो, नंबर ऑफ मोल होता है बेटा MOL। याद है कि नहीं? देखो जाके कॉपी पिछले पेजेस में जाओ। ठीक है बेटा, टेम्परेचर के लिए क्या आ जाएगा आपका K। ठीक है, तो फाइनल आपका फॉर्मूला आ गया ML स्क्वायर T -2 मोल -1 K -1। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, आ गया समझ में, लिख डालो इसको। अभी जो लास्ट टॉपिक है हमारा, ये बोला है कि मतलब लास्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन टू एस्टैब्लिश रिलेशन अमॉन्ग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। देखो भाई, सुनने में थोड़ा घटिया लगता है, लेकिन मैं डायरेक्ट बताता हूँ हम करने क्या वाले हैं। हम करने ये वाले हैं कि अलग अलग क्वांटिटी दी होगी, उनके बीच में कुछ रिलेशन होगा, वो रिलेशन क्या है निकालना है। एक एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आ जाएगा। बोला है काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास, काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड करती है और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है किसी भी बॉडी की। तो हमें बोला है कि काइनेटिक एनर्जी, मास और वेलोसिटी, इन तीन फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन निकालो। समझ में आया कि नहीं? अब हम सबको पता है बेटा काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होती है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रोसीजर मैंने एक इजी एग्जांपल लिया है। इसके आगे मैं और बढ़िया बढ़िया एग्जांपल लूंगा और बढ़िया बढ़िया होमवर्क भी दूंगा आपको, तो आप कर भी पाओगे वो सब, लेकिन इसी एग्जांपल से समझेंगे तो थोड़ी अच्छी फील आती है अपने को। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो, अपने को पता है काइनेटिक एनर्जी को K से रिप्रेजेंट कर दिया। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास
एंड वेलोसिटी। अच्छा एक चीज है, अपने को ये नहीं पता कि वो, ये पता है कि अभी के लिए भूल जाओ कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड करती है और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, लेकिन क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या डायरेक्टली स्क्वायर टाइम्स प्रोपोर्शनल है, या डायरेक्टली क्यूब टाइम्स प्रोपोर्शनल है, या इनवर्सली क्यूब टाइम्स प्रोपोर्शनल है, या इनवर्सली रूट ओवर टाइम्स प्रोपोर्शनल। अपने को कुछ नहीं दिया हुआ, अपने को वही निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे देख। तो हम लोग मान लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास का पावर ए एंड वेलोसिटी का पावर बी। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। मास के ए पावर में, वेलोसिटी के बी पावर में डिपेंड करता है। तो देख हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, सिंस प्रोपोर्शनल सिंबल है तो हम लोग कह सकते हैं प्रोपोर्शनल सिंबल की भी दोनों तरफ डायमेंशन सेम रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के इस तरफ जो डायमेंशन है, मतलब इसका जो डायमेंशन होगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ मास पावर ए एंड वेलोसिटी पावर, या मास पावर ए आप बाहर भी लिख सकते हो, वेलोसिटी पावर बी। समझ में आ रहा है बेटा? चलो, काइनेटिक एनर्जी का, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी का डायमेंशन सर, काइनेटिक एनर्जी एनर्जी होती है, एनर्जी का डायमेंशन मैं भूल गया, कोई बात नहीं बेटा। एनर्जी क्या होती है, वर्क डन। वर्क डन क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है बेटा, mlt माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट एल आ गया, तो ये ml स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है बेटा, ml स्क्वायर टी माइनस टू, ऐसे ऐसे करके याद रखो, कोई कोई अपने को एक्स्ट्रा चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मास का डायमेंशन क्या होता है, m पावर a। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है बेटा, एल टी माइनस वन पावर b। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, m एल स्क्वायर टी माइनस टू इक्वल टू कह सकते हैं m पावर a एल पावर b t पावर माइनस b। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, ये यहाँ पे मास पावर कितना है, वन। अच्छा, यहाँ पे मास का जो पावर होगा वही, यहाँ पे मास का वही पावर होगा, यहाँ पे एल का जो पावर होगा, एल का पावर वही, क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम है। तो यहाँ से हमने को मिला मास का पावर वन है, यहाँ पे मास का पावर ए है, तो वन इक्वल टू ए आ गया। एल का पावर टू है, एल का पावर बी है, बी इक्वल टू आ गया। और थर्ड इक्वेशन क्या है, टी का पावर माइनस टू है, इसका पावर माइनस बी है। अच्छे से देखो तो वन टू, बेटा ये सेकंड रिलेशन ही है, थर्ड वाला भी सेकंड रिलेशन ही है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, टू इक्वल टू बी आ जाएगा। तो इस चीज को वापस यहाँ पे लिख दो, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास पावर ए क्या है बेटा, वन, टू पावर बी, यानी कि वेलोसिटी पावर क्या है, स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एम बी स्क्वायर। और यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा काइनेटिक इक्वल टू, ये एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट है बेटा, ये एक्सपेरिमेंट करके लाया जाता है। डायमेंशन से हम फॉर्मूला में कौन सा किस पावर में डिपेंड करेगा, लेकिन आगे जो कांस्टेंट आएगा वो एक्सपेरिमेंट से आता है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट। अच्छा, एक और चीज आप नोट डाल के लिख लो, यहाँ पे कांस्टेंट हाफ की जगह अगर 1/4 होता, मान ले काइनेटिक एनर्जी, कोई बच्चा बोलता कि सर मेरा एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पे 1/4 आ रहा है, तुम डायमेंशनली पता लगा सकते हो क्या कि ये करेक्ट है कि नहीं है? नहीं, ये किससे आता है, एक्सपेरिमेंट से आता है। डायमेंशन से तो बेटा ये इक्वेशन भी करेक्ट है, सोच के देख, डायमेंशन से ये इक्वेशन भी करेक्ट है, ये पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, कि डायमेंशन से ये इक्वेशन भी करेक्ट है, ये इक्वेशन भी करेक्ट है, क्योंकि आगे जो कांस्टेंट है 1/4 या 1/2 उसका कोई डायमेंशन नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिख लो कि एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट कैन नॉट बी डिड्यूस्ड यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ये आगे हम लोग लिमिटेशन में फिर से पढ़ेंगे, पहले एक लिमिटेशन पढ़ाया था, दूसरा लिमिटेशन है। ठीक है बेटा, लिख लो, चलो लिख लो इस चीज को। ये एक अगला सवाल है, इस सवाल को अगर मैं सॉल्व कर दूंगा तो इसके बाद आपको मतलब कोई जरूरत ही नहीं है, मतलब आप डायरेक्टली मेरा वीडियो, मतलब आप डायरेक्टली होमवर्क कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये सवाल से ही आप मतलब बाकी सारे सवाल कर पाएंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस सवाल पे। कुछ नहीं है, सिंपली बोला है प्लैनेट मूव्स अराउंड है। सर अपने को सुनो, जब भी डायमेंशन के क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अपने को समझना ही नहीं है क्वेश्चन में क्या बोला है, क्योंकि बेटा क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो होती है फिजिक्स, और हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, हम फिजिक्स में किस तरह किस चीज का क्या डायमेंशन है वो पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में क्या होता है, सन, मान लो सन के अराउंड अर्थ घूम रही है, ये सन है, सन के अराउंड अर्थ घूम रहा है। हमें डायमेंशन में क्या पढ़ रहा है कि रेडियस, सन जो घूम रहा है उसकी वेलोसिटी किस चीज पे डिपेंड करती है, कैसे रेडियस पे डिपेंड करती है, टाइम पीरियड पे कैसे डिपेंड करती है, बस वो देखना है अपने को। घूम कैसे रहा है,
किस लिए घूम रहा है उतना अपने को जानना नहीं है, तो वो हम आगे जानेंगे। आगे हमारे पास चैप्टर है ग्रेविटेशन नाम का, एक बहुत बढ़िया चैप्टर है। आपने 9वीं में जितना ग्रेविटेशन पढ़ा है वो 1% पढ़ा है, पूरा बहुत कुछ पढ़ोगे। तो ग्रेविटेशन जो चैप्टर है आपके 11 में, ये भी पढ़ाएंगे कि अर्थ से जब वो कोई भी स्पेसशिप जब जाता है, रिसेंटली नासा और स्पेसएक्स ने वो अर्थ के ऑर्बिट में अपना स्पेसक्राफ्ट पहुंचाया है, तो हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि वो स्पेसक्राफ्ट कैसे पहुंचता है ऑर्बिट में, या स्पेसक्राफ्ट जब अर्थ से निकलता है तो कैसा रास्ता पकड़ के मून तक गया था, या कैसा रास्ता पकड़ के किसी भी प्लेनेट तक पहुंचता है, वो सारे कुछ हम लोग पढ़ेंगे। खैर अभी उसमें उतना डिस्कस करेंगे नहीं, वीडियो में है, वीडियो में क्लास में होता तो डिस्कस कर लेता, वीडियो में तो अपने को टू द पॉइंट रहना पड़ता है। चलो देखो, A planet moves around the sun in a circular orbit. एक circular orbit पे घूम रहा है. Assuming period of revolution. When we mean period of revolution, we mean time period. कितना समय लगा रहा है अपना एक motion complete, एक circular motion complete करने के लिए. मान लो circular motion complete करने में time t लगाता है. ये radius पे depend करता है r, और मतलब जो orbit का जो radius है उसके radius पे depend करता है, sun के mass पे depend करता है, और gravitational constant g पे depend करता है. तो हमें बोलना है कि एक relation निकालना है, ये relation prove करना है अपने को. ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे? पहली बात क्या बोला है, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू आपका रेडियस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, और जी पे डिपेंड करता है। रेडियस पावर ए पे मान लो डिपेंड करता है, मास पावर बी पे मान लो डिपेंड करता है, और जी पावर सी में मान लो डिपेंड करता है। अब मेन बात है कि टाइम पीरियड टी का डायमेंशन क्या होता है बेटा? टी। रेडियस का डायमेंशन क्या होता है बेटा? एल पावर ए। मास का डायमेंशन क्या होता है बेटा? एम पावर बी। अच्छा, जी का डायमेंशन? सर जी का डायमेंशन तो आता नहीं बेटा, जी का डायमेंशन थोड़ा टाइम पहले कराया था कि नहीं? तो अगर आपको याद नहीं रखना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, याद बिल्कुल नहीं रखोगे, हम हर स्टेप में निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे निकालेंगे? सिंपली, कोई बड़ी बात नहीं है, एक ऐसा फॉर्मूला लिखो जिसमें जी आता हो। जी जैसे कि ये हो गया, एफ इक्वल टू क्या आ गया बेटा? जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। पिछला स्टेप बस, आर को यहाँ पे लेके आ जाओ, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो गया? m1 m2, हट गया वो, तो जी आ गया। अब आप इस चीज का डायमेंशन निकाल दो, आर स्क्वायर एफ बाई m1 m2, वही किसका डायमेंशन होगा? जी का डायमेंशन होगा। तो ये एकदम 1 मिनट का स्टेप है, 1 मिनट भी नहीं, स्मार्ट बच्चे के लिए 30 सेकंड का स्टेप है। 30 सेकंड क्या, 20 सेकंड में भी बच्चा लिखता फास्ट हो तो 20 सेकंड में कर लेगा वो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपने को याद नहीं करना है, अपने को बस तरीका पता होना चाहिए कैसे निकालें। देखो, डायमेंशन कठिन चैप्टर नहीं है, आसान चैप्टर है, बस अपने को तरीका पता होना चाहिए, प्रैक्टिस से हो जाता है। तो जी का डायमेंशन उसी मेथड से जो मैंने लिखा है सर, उससे ही आप निकाल सकते हो। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा m पावर 1 L क्यूब t माइनस 2। मुझे भी याद नहीं है, मैंने भी जस्ट थोड़ा टाइम पहले देख के लिखा है, क्योंकि मेरे को याद नहीं रहेगा बेटा कितने सारे कांस्टेंट है, कैसे याद रखोगे? हर टाइम आप ड्राइव करो, समझ में आ रहा है? बस फोर्स से याद रहना चाहिए, ठीक है? तो देखो, चलो सॉल्व करते हैं। सारे एल को जमा करो। अच्छा, ये पावर सी था, सारे लेंथ को जमा करो, सारे मास को जमा करो, सबको जमा करो। पहले मास जमा करते हैं। एम यहाँ पे, एम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा? एम पावर बी -1 सी, सी अंदर आ जाएगा तो माइनस सी, तो एम पावर बी माइनस, समझ में आया? नेक्स्ट एल पावर ए, एल पावर 3 सी, तो एल पावर ए प्लस 3 सी, समझ में आया? लास्ट में आ गया टी, टी 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 एक ही है, टी पावर -2 सी। क्या ये चीज समझ में आया? यहाँ पे आप ब्रैकेट को क्लोज कर दो। अच्छा, इस चीज को, ये जो मेरा टी आया है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एम पावर 0 एल पावर 0 टी पावर 1 लिख सकता हूँ कि नहीं? कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, यहाँ से अपने को मिल रहा है 0 इक्वल टू बी माइनस सी, बी माइनस सी इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू ए प्लस 3 सी, ए प्लस 3 सी इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू -2 सी, 1 इक्वल टू -2 सी। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट देखो, b माइनस सी, तो यहाँ से अपने को क्या चीज मिल रहा है? b इक्वल टू सी मिल रहा है, पहला चीज। दूसरा 1 इक्वल टू -2 सी, c इक्वल टू कितना आ रहा है? -हाफ। अच्छा, c इक्वल टू -हाफ और b इक्वल टू सी है, तो b इक्वल टू सी यानी b भी -हाफ, c भी -हाफ, समझ में आ रहा है? अच्छा, a प्लस 3c इक्वल टू 0, इसको अगर मैं थोड़ा अलग तरीके से करूं, a प्लस 3c इक्वल टू 0, हमें c का वैल्यू क्या आया? -हाफ, तो a प्लस 3 इंटू सी इक्वल टू क्या आ गया? 0, तो a इक्वल टू बेटा क्या आया आपका? 3/2। समझ में आया कि नहीं? ये चीजें आ गई। आप लोग काइंडली बोर्ड में जो लिखा हुआ है लिख लो, मैं मिटाने वाला हूँ, ठीक है? चलो देखो, तो हमें ये कंक्लूजन मिला है, b का वैल्यू मिला, c का वैल्यू मिला, और a का वैल्यू मिला, ठीक है? तो t प्रोपोर्शनल टू r पावर है, r पावर है, r पावर a क्या है बेटा?
इक्वल बाई 3/2 m पावर b। m कितना है बेटा, m पावर b क्या है आपका, हाफ। c का पावर cb क्या है, cb क्या है, सॉरी माइनस हाफ। तो इस चीज को हमारा हो गया है काम, हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो देखो, t प्रोपोर्शनल टू r पावर 3/2 बाई mg पावर हाफ। ठीक है, ऐसा करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो यहां से आएगा टी स्क्वायर प्रोपोर्शन। जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो r पावर 3/2 होल स्क्वायर, mg को gm लिखो, mg लिखो, कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, gm पावर हाफ होल स्क्वायर। ठीक है, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, आर क्यूब बाई जीएम आ रहा है कि नहीं। ठीक है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब बाई जीएम आ रहा है कि। अच्छा, इस चीज को करने की वैसे जरूरत थी नहीं अपने को, अपन हमारा डायरेक्ट रिलेशन वहीं से आ रहा है। ठीक है, इस चीज को करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, ये था कि नहीं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, टी प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, जो सब देखो 1/2 दोनों में कॉमन है, तो होल पावर 1/2। समझ में आया कि नहीं। तो मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेके आया 2 पाई आर क्यूब बाई जी एम, पावर हाफ को मैं रूट ओवर लिख सकता हूँ। तो ये हमारा रिलेशन आ गया। देखो, अब बोलोगे सर 2 पाई कैसे आया, 2 पाई क्या है बेटा, ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते क्योंकि इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो बेटा जिस चीज का डायमेंशन नहीं होता उसका हम क्या ही डायमेंशनल एनालिसिस करें। समझ में आ रहा है, लिख लो बेटा। तो बच्चों, हम अभी डायमेंशनल एनालिसिस के एंड में आ चुके हैं। तो अभी हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जैसे मैंने कहा था, जो चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसके 2 टॉपिक है। पहला हो गया आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला पार्ट हो गया, और दूसरा आपका हो गया मेजरमेंट वाला पार्ट। ठीक है, तो मेजरमेंट वाला पार्ट हम लोग अगले वीडियो से करेंगे, आज डायमेंशन खत्म करेंगे। तो डायमेंशन का लास्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। मैंने बीच बीच में आपको एक तो लिमिटेशन बताए थे, तो वो सब रिपीट आएंगे। पहला, डिफरेंट क्वांटिटी, सबसे पहले लिमिटेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। डिफरेंट क्वांटिटीज कैन हैव सेम डायमेंशन, thus we cannot compare physical significance of quantities by just using dimension। इसका मतलब क्या है, एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे रेडियस और डायमीटर हो गया, दोनों का डायमेंशन सेम है क्योंकि दोनों ही लेंथ है। तो दोनों का डायमेंशन सेम है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि दोनों चीजें सेम है। समझो अच्छे से, दो क्वांटिटीज रेडियस डायमीटर, इन दोनों का डायमेंशन सेम है। तो बेटा डायमेंशन सेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों चीजें ही सेम है। समझ में आ रहा है, दोनों चीजें सेम है। तो डिफरेंट क्वांटिटीज कैन हैव सेम डायमेंशन, अलग अलग क्वांटिटीज का सेम डायमेंशन हो सकता है। जैसे कि रेडियस अलग क्वांटिटी, डायमीटर अलग क्वांटिटी है। मैं डायमीटर छोड़, मैंने हाइट लिख दिया, यहाँ पे मैंने हाइट लिख दिया, वो भी तो अलग क्वांटिटी है बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं, हैव सेम डायमेंशन। thus we cannot compare physical significance of quantities। बेटा रेडियस का अलग यूज होता है, डायमीटर या हाइट उसका अलग यूज होता है। दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है। तो सिर्फ अगर हमको दिया हुआ है, मान लो 2 क्वांटिटी दी है, दोनों का डायमेंशन सेम है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों चीजें सेम है। इंपॉर्टेंट बात समझ में आया। तो दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है, दोनों का जो रियल लाइफ इंपॉर्टेंस है, वो हम कंपेयर नहीं कर सकते डायमेंशन से। सिमिलरली बेटा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन भी सेम होता है। ठीक है बेटा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों चीजें सेम है। आपको जब मैंने याद है, जब डायमेंशन का पहला लेक्चर में मैंने बहुत सारी चीजों के डायमेंशन निकाले थे, वहां पे बहुत सारी चीजों के डायमेंशन सेम आ रहे थे, दो तीन क्वांटिटी के डायमेंशन सेम आ रहे थे, लेकिन वो क्वांटिटीज अलग थी। जैसे एक वेलोसिटी ग्रेडियंट और फ्रीक्वेंसी, चेक कर लो, वेलोसिटी ग्रेडियंट और फ्रीक्वेंसी दोनों का डायमेंशन सेम आया था, लेकिन दोनों क्वांटिटी का अलग अलग है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट। एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट कैन नॉट बी डिड्यूस्ड यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ये मैं थोड़ा टाइम पहले बता चुका हूँ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एमवी स्क्वायर होती है। बेटा ये जो हाफ आया, इसका कोई कहाँ से आया कोई आइडिया नहीं, ये एक्सपेरिमेंटली आया है। तो हम एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट को डायमेंशनल एनालिसिस से पता नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इस तरह के और भी बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं, वो मैं आपको होमवर्क दूंगा तो आपको मिल जाएगा। बहुत सारे कांस्टेंट, बहुत सारे एक्सप्रेशन, बहुत सारे कांस्टेंट आते जाएंगे। खैर वो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप लोग अभी के लिए ये दोनों पॉइंट को नोट डाउन करो, अब आगे और भी पॉइंट है वो मैं करा रहा हूँ। हाँ तो बच्चों, जो अगला थर्ड पॉइंट है, ये बोलता है कि द मेथड फेल्स टू डिराइव रिलेशन व्हिच कंटेन्स 2 और मोर वेरिएबल्स हैविंग सेम डायमेंशन। बेटा देखो, पढ़ के तो वैसे भी समझ में नहीं आता, एग्जांपल से समझते हैं। हर चीज एग्जांपल से समझने में ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है।
मान लो जैसे दिया है वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, डिड्यूस रिलेशन, वहां भी शुरू करते हैं। वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन लेंथ पावर ए, ब्रेथ पावर बी एंड आपका, अच्छा ए बी सी नहीं लिखते क्योंकि बी भी है, वो बी भी आ जाएगा। लेंथ पावर पी, ब्रेथ पावर क्यू एंड हाइट पावर पी क्यू आर होता है ना, हाइट पावर आर। आई होप आपको ये, आई होप वीडियो में दिख रहा है क्या, इतना छोटा मैंने लिखा है, हाँ आई होप दिख रहा होगा। लेंथ पावर पी, ये पी है लेंथ पावर पी, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं एक बार। हमें पता है वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है बेटा, एल क्यूब। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है बेटा, एल पावर पी। ब्रेथ का पावर क्या होता है, बी पावर क्यू। हाइट का पावर क्या होता है, एच, सॉरी थर्ड क्या लिखता हूं मैं, डायमेंशन, सबका डायमेंशन है बेटा, ब्रेथ का भी डायमेंशन है, हाइट का भी डायमेंशन है। क्या मैं बोल सकता हूँ, एल क्यूब है यहाँ पे, और यहाँ पे बेटा एल का पावर पी भी है, प्लस क्यू भी है, प्लस आर भी है। तो P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू क्या हो गया, 3। तुम्हें बेटा देखो हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, P क्यू आर, तीन वेरिएबल सॉल्व करने के लिए कितना इक्वेशन चाहिए, तीन इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन कितना है, एक। तो P क्यू आर की हम वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। देखो 1 1 1 भी करेक्ट है, 1 0 2 भी करेक्ट है, 1 2 0 भी करेक्ट है, 3 0 0। बेटा इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होती है, ये तो बचपन क्लास 10 तक आप पढ़ ही चुके हो। तो जब भी this method fails to derive relation which contains two or more variables, which contains two or more variable having same dimension। देखो तीनों का डायमेंशन सेम है कि नहीं, समझ में आया कि तीनों का डायमेंशन सेम है, तो हम ये रिलेशन रिड्यूस नहीं कर सकते। समझ में आया बेटा, सिंपल सी चीज है, लिख लो, आई होप समझ में आया हो। जो बेटा आपका फोर्थ लिमिटेशन है, ये देखो क्या है, ये बोला है कि अब पढ़ना छोड़ो, डायरेक्टली मैं सॉल्व करता हूँ। मान लो एक एग्जांपल है y इक्वल टू a sin ओमेगा t के x, हमको ये डिराइव करना है। बोला है डिस्प्लेसमेंट y डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड और sin ओमेगा t माइनस के एक्स, हमको डिराइव करना है ये रिलेशन, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो y डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड पावर स्मॉल a एंड sin ओमेगा t माइनस के एक्स पावर स्मॉल b। तो बेटा y डिस्प्लेसमेंट होता है, उसका डायमेंशन क्या होगा, लेंथ। एम्पलीट्यूड क्या होती है, याद है क्लास 9 में एम्पलीट्यूड पढ़ा था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो इट इज अगेन ए डिस्प्लेसमेंट बट ए डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो लेंथ पावर a, बेटा ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मैंने बताया ना कि नहीं, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, डायमेंशनलेस। तो ये तो बेटा वैसे ही क्या कहोगे, इसको l पावर 0 बोल दो, पावर b। तो यहां से अच्छे से देख, l इक्वल टू एल पावर ए आ रहा है, तो एल पावर 1 इक्वल टू एल पावर ए आ रहा है, तो 1 इक्वल टू ए आया। तो b का तो कोई बात ही नहीं हुआ क्योंकि b इंटू 0 हो गया ना बेटा, तो उसका बात ही नहीं हुआ। तो क्या हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरीके से, नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि अंदर जो टर्म है वो डायमेंशनलेस है। तो क्या हम ये इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, नहीं। हमारे हिस्से क्या आ रहा है, y इक्वल टू सिंपली a आ रहा है, क्योंकि स्मॉल a का पावर, स्मॉल a का वैल्यू क्या है 1, स्मॉल a का वैल्यू 1 पुट कर दिया, साइन का तो हमें पता ही नहीं, हम कर ही नहीं पाए। तो ये इक्वेशन क्या आ गया बेटा, गलत। उसी तरह जितने जैसे कि साइनस, ये साइन फंक्शन क्या होता है आपका डायमेंशनलेस, उसी तरह आपका सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशनलेस होते हैं। तो वी कैन नॉट डिड्यूस रिलेशन और वी कैन नॉट डिराइव रिलेशन व्हिच कंटेन्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, वो भी क्या होते हैं, आपके डायमेंशनलेस। सिमिलरली एंड रेशियो, क्योंकि रेशियो भी क्या होता है, जैसे कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, वो क्या है, रेशियो ऑफ स्पीड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड इन एनी मीडियम। तो वो भी रेशियो है, वो खुद डायमेंशनलेस है। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज का हम कोई भी डिराइवेशन नहीं कर सकते। लिख लो बेटा, लिख लो इस चीज को। बेटा जो पांचवा लिमिटेशन है वो आपके सामने मैं समझाता हूँ। जैसे कि मान लो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड ब्रेथ, ये आपको पता है डिड्यूस रिलेशन। चलो पेरीमीटर को p से रिप्रेजेंट कर दो, प्रोपोर्शनल टू लेंथ पावर a, ब्रेथ पावर a, छोड़ो यार p क्यों लिखते हैं, p भी नहीं, लेंथ पावर a b पावर c, लेंथ पावर a b पावर c, ठीक है। शुरू करते हैं। पेरीमीटर क्या होता है बेटा, लेंथ ही होती है, घूम फिर के लंबाई होती है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का डायमेंशन क्या होगा, l इक्वल टू लेंथ का डायमेंशन क्या होता है बेटा, l पावर a। ब्रेथ का डायमेंशन क्या होता है, ब्रेथ का डायमेंशन क्या होता है, वो भी l होता है, पावर b। तो क्या मैं कह सकता हूँ 1 इक्वल टू क्या आ रहा है, चलो भाई पूरा ही लिख देते हैं, l पावर 1 इक्वल टू क्या आ रहा है, l पावर a प्लस b।
तो L पावर 1 इक्वल टू a प्लस बी आ रहा है कि नहीं? अगेन देखो बेटा, दो वेरिएबल और एक हमारा, एक क्या है, एक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं और भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि असलियत में जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ना बेटा, जहां तक मुझे याद है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। खुद एक बात बता, बीच में प्लस आ गया ना बेटा, इसलिए हम नहीं कर पाए। हमने अभी तक जितना टर्म डिराइव किया है अच्छे से देखो, सब में मल्टीप्लाई हो रहा था या डिवाइड हो रहा था? सब में क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था या डिवाइड हो रहा था? देख लो जितने मैंने टर्म डिराइव किए थे, जैसे आपका f इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर था, इसके बाद मैंने टाइम पीरियड का एक डिराइव किया था t इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर आर क्यूब बाई जी एम था, t इक्वल टू शायद ऐसा कुछ रिलेशन था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, आर क्यूब बाई जी एम था। सब में देखो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, जहां प्लस हो जाता है ना, जहां पे प्लस हो जाता है ना, वो हम नहीं कर पाते, वो हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं कर सकते। प्लस हो या माइनस हो हम नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? मैंने बोला पैरामीटर माइनस होता है, मान लो किसी और चीज में माइनस लग गया, तब हम वो उस चीज को नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपको बोल दिया जैसे v इक्वल टू यू प्लस एटी, बोला इसका डायमेंशन निकाल, आपको ये डायमेंशनली ड्राइव करना है। तो आपको सवाल मान लो ऐसा दे दिया, जैसे इस चीज को मैं अभी के लिए मिटा दे रहा हूँ, आपको जो लिखना है लिख सकते हो, जैसे आपको मान लो सवाल ऐसा दे दिया, फाइनल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, ऐसे दे दिया, फाइनल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन यू इनिशियल वेलोसिटी एक्सीलरेशन टाइम ये डिड्यूस करने बोला। ट्राई करो खुद से करने का, देखो नहीं निकाल पाओगे रिजल्ट। क्यों? क्योंकि बीच में बेटा प्लस हो रहा है, प्लस वाले टर्म हम नहीं कर सकते। तो सिमिलरली s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर, वो भी हम डिराइव नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं बेटा? डाउट है कुछ? ठीक है, लिख लो इस चीज को, प्लस वाले टर्म हम नहीं कर सकते, प्लस या माइनस वाले टर्म। हाँ तो बच्चों, जो हमारा ये वन ऑफ द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन डायमेंशनल एनालिसिस। देखो भाई, द मेथड फेल्स टू डिराइव रिलेशन, शायद ये वाला पार्ट आपको लाइट के लिए नहीं विजिबल होगा, डिराइव रिलेशन इन मैकेनिक्स, जहां पे लिखा हुआ है ओनली MLT। अब मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स मैंने आपको पहले बताया था फिजिकल वर्ल्ड में कि लो स्पीड में जब बॉडी मूव करती है, तो लो स्पीड में जब बॉडी मूव करती है तो हमें क्या क्या चाहिए होगा? मास चाहिए होगा, लेंथ चाहिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज में क्या क्या चाहिए होगा? मास, लेंथ और टाइम। अच्छा, और क्या क्या फंडामेंटल क्वांटिटी थी? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का कोई इंपॉर्टेंस है? गाड़ी कितना स्पीड से जा रही है या गाड़ी कितना ऊपर जाएगी, कोई मतलब नहीं उसका। नेक्स्ट, टेम्परेचर से कोई मतलब है? गाड़ी का रफ्तार, कितना समय में पहुंचा, कितना एक्सीलरेशन, टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। लुमिनस इंटेंसिटी, कोई मतलब नहीं है। और बेटा जो आपका एक और फिजिकल क्वांटिटी बच गया, करंट, करंट से कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो हमें साथ में से मैकेनिक्स में सिर्फ यही तीन चाहिए होता है, मास, लेंथ और टाइम, बाकी और किसी का कोई यूज नहीं है। मैकेनिक्स में बात कर रहा हूँ मैं, और किसी की बात नहीं कर रहा, मैं मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ। तो मैकेनिक्स में हमें तीन ही क्वांटिटी से डील करते हैं हम। अब मान लो तुम्हें ऐसा बोल दिया, एक इक्वेशन दे दिया जहां पे जैसे ये दे दिया, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम रोटेशनल मैकेनिक्स 11 का एक चैप्टर है उसमें आगे हम पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड लेंथ। टाइम पीरियड इन चार क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, और बोला है कि डिड्यूस द रिलेशन। अच्छा ये बता कैसे डिड्यूस करेंगे? अच्छा, जो रिलेशन है वो ये है, ये चीट कोड है बेटा, चीटिंग है, ये चीटिंग कर रहा हूं मैं। ये रिलेशन हमको निकालना है, मान ले तुम्हें रिलेशन अभी पता नहीं, हमें क्या करना है, इससे इस रिलेशन को निकालना है। ठीक है, चलो देखो ट्राई करते हैं। तो खुद एक बात बता, मैकेनिक्स में हम क्या क्या यूज करने वाले हैं? एम, एल और टी। हम मैकेनिक्स में क्या क्या यूज करने वाले हैं? मास, लेंथ और टाइम। सॉरी एक फोन आ गया था, मास, लेंथ और टाइम। तो एक बार बता, जैसे टाइम होता है ना, टाइम का कोफिशिएंट क्या होता है? मास पावर 0, एल पावर 0 और टी पावर 1। तो अच्छे से देख, इन सब को भी जब हम तोड़ेंगे तो हमारे पास फाइनली वेरिएबल क्या क्या होते हैं? ए, बी, सी और डी, हमारे पास 4 वेरिएबल होते हैं। लेकिन अच्छे से देख, हम जो इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन किससे लिखते हैं? इसके पावर से लिखते हैं। याद है यहाँ भी आ रहा था कुछ, m पावर a प्लस बी, l पावर b प्लस 2c प्लस d, ऐसे कुछ आएगा। तो बेसिकली हमारे पास फाइनली क्या इक्वेशन बचेगा? m का जो पावर है RHS में, इट मस्ट बी इक्वेटेड टू m का पावर LHS में। L का जो पावर है, लेंथ का जो पावर है RHS में, मस्ट बी इक्वल टू लेंथ का पावर इन LHS। टाइम का जो पावर है RHS में, सिमिलरली फॉर टाइम का पावर है RHS। तो हमारे पास इक्वेशन कितने बचे? m का पावर का एक इक्वेशन, l का पावर का एक इक्वेशन, टाइम का पावर का एक इक्वेशन, 3 इक्वेशन बचा कि नहीं? लेकिन वेरिएबल कितना है बेटा?
चार वेरिएबल क्यों है? क्योंकि हमने 4 क्वांटिटीज ली हैं। तो क्या हम रिलेशन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। अगर आपको ट्राई करना हो तो आप घर में खुद ट्राई करो। देखो मैं अननेसेसरी वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, आप खुद ट्राई करो। आपको पता है मास का डायमेंशन क्या है, आपको पता है स्मॉल जी एक्सेलरेशन होती है उसका डायमेंशन क्या है, आपको लेंथ का डायमेंशन पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन मैंने यहाँ पे दे दिया है, टाइम का डायमेंशन आपको पता है। आप खुद सॉल्व करके देखो रिलेशन आएगा कि नहीं निकाल पाओगे। लास्ट में 3 इक्वेशन 4 वेरिएबल, नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो मैकेनिक्स में which has more than 3 physical quantities because then unknown variable will be more than equation। unknown variable कितना है बेटा? 4, इक्वेशन कितना है? 3। समझ में आया कि नहीं बेटा? कोई भी डाउट नोट डाउन कर लो। आखिरी लिमिटेशन में आ चुके हैं, जो आखिरी लिमिटेशन है सुनना अच्छे से, 7th वाला पॉइंट। ए फिजिकली रॉन्ग रिलेशन कैन बी डायमेंशनली करेक्ट। जैसे v इक्वल टू यू प्लस तो करेक्ट है, मैंने क्या बोल दिया? 2b इक्वल टू पाई यू प्लस 680। अच्छे से देखो कि 2b डायमेंशनलेस है, पाई भी डायमेंशनलेस है, 680 भी 6 भी डायमेंशनलेस है। तो अच्छे से देखो कि जब ये रिलेशन का आप डायमेंशनल एनालिसिस करोगे, मैंने मान लिया बीच में माइनस भी लगा दिया, ये रिलेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन क्या ये रिलेशन असलियत में करेक्ट है? नहीं। सिमिलरली ये वाला s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट्स का डायमेंशनली करेक्ट होता है, सॉरी s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट्स का एक्चुअली में भी करेक्ट है और डायमेंशनली भी करेक्ट है। लेकिन ये वाला जो रिलेशन आया है s इक्वल टू यूटी साइन थीटा प्लस हाफ एटी कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन असलियत में गलत है। तो हर वो रिलेशन जो डायमेंशनली करेक्ट हो, अच्छे सुनना, हर वो रिलेशन जो कि डायमेंशनली करेक्ट हो, जरूरी नहीं है कि वो असलियत में सही हो। समझ में आया कि नहीं बेटा? समझ में आया कि नहीं? डाउट है कुछ? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डायमेंशन खत्म होता है, हम अगले दिन मेजरमेंट शुरू करेंगे।